Okay, so in this video I am starting a new drama named Havadan, written by Girish Karnad. Okay, so we will study this drama line by line, and after studying this complete drama we will look into different things like about author and what are the techniques that has been used by the author, what is the myth that has been used, what are the themes, what is the plot structures. So we will analyze it, but before we have to study its story. We have to know the story first. Okay, so here is a note by the author. He says that Havadan was originally written in Kannada. So this is a drama that was originally written in Kannada language. If you know Kannada language, that is majorly spoken in the state of Karnataka. And I must express my thanks to the Homi Bhabha Fellowship's Council for the fellowship which enabled me to write the play. So the author is thanking to that fellowship. Fellowship means Chhatravriti, and because of that Chhatravriti or fellowship, fellowship in terms of students it will be Chhatravriti, but in terms of author it is like there is some institution and that institution is providing you some sort of money, and because of that money you are writing something. So that is fellowship here, and the author Girish Karnad is thanking that institution. The institution's name is Homi Bhabha Fellowship Council. You do not need to remember these things, but the central episode in the play, the story of Devdutt and Kapil. So this is the story. This drama is about two men. The name of them is Devdutt and Kapil. Is based on a tale from कथा सरिता सागर. तो जैसा कि मैंने बताया, ये एक मिथ से ली गई स्टोरी है और उस मिथ का नाम है कथा सरिता सागर. तो वहाँ से कथा सरिता सागर से एक कहानी उठाकर उसके बेसिस पे इस ड्रामा को लिखा गया है. बट आई हैव ड्राउन हैवली ऑन थॉमस मैन्स रिवर्किंग ऑफ द टेल इन द ट्रांसपोज्ड हेड्स. लेकिन यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि कथा सरिता सागर में वो मिथ है, वो स्टोरी है, लेकिन ऑथर ने उससे कहीं ज़्यादा इंस्पिरेशन कहाँ से लिया है? थॉमस मान नाम के एक ऑथर हैं, उन्होंने अपनी एक नोवेल लिखा है जिसका नाम है द ट्रांसपोज्ड हेड्स. अब उनका जो नोवेल है, थॉमस मान का जो नोवेल है द ट्रांसपोज्ड हेड्स, ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, द ट्रांसपोज्ड हेड्स. ठीक है, ये नाम याद रखना. और ये जो नॉवेल है इसमें भी सेम स्टोरी लिखी गई है, जो बहुत हद तक इसमें स्टोरी है. तो इस स्टोरी को पढ़ के उन्होंने ड्रामा में उसको कन्वर्ट किया गया है. ये नॉवेल फॉर्मेट में है और आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये ड्रामा फॉर्मेट में है. एंड आई एम ग्रेटफुल टू मिसेज मान फॉर परमिशन टू डू सो. अब देखो, ये जो नॉवेल के ऑथर हैं थॉमस मान, उनकी वाइफ, हो सकता है वो जो राइटर हैं थॉमस मान उनका डेथ हो गया होगा, इसलिए उनकी जो वाइफ है वो फ़िलहाल ऑनरशिप में है, उनके पास पूरा कॉपीराइट है इस नॉवेल का. तो उनकी जो वाइफ है मिसेज मान, उन्होंने परमिशन दिया किनको? गिरीश कर्नाड को, कि आप इस नॉवेल को ड्रामा में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसलिए इन्होंने द ट्रांसपोज्ड हेड्स से इंस्पिरेशन लेके एक ड्रामा लिखा जिसका नाम है हैवदन. और इसमें दो आदमी की कहानी है, एक का नाम है कपिल और दूसरे का नाम क्या है? देवदत्त. ठीक है, माई स्पेशल थैंक्स आर ऑल्सो ड्यू. इसके अलावा और कुछ लोग हैं जिनको ऑथर शुक्रिया कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं जैसे कि भागवत, देवदत्त, हैवदन, एक्टर कपिल, पद्मिनी, डॉल 1, डॉल 2, काली, चाइल्ड. ये सारे यहाँ पे कैरेक्टर हैं जो हम लोग इस ड्रामा के अंदर देखेंगे. तो अब आते हैं हम लोग एक्ट 1 पे. इस ड्रामा के अंदर शायद 2 एक्ट हैं, हालांकि हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या सी चीज़ें हैं. और फिलहाल हम लोग बस स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी भी चीज़ को जाने हुए. क्योंकि जब आप फिल्म देखने जाते हो तो आपको नहीं पता होता है कि फिल्म के अंदर डायरेक्टर कौन था, फिल्म का जो है सो स्टोरी राइटर कौन है, स्क्रिप्ट राइटर कौन है, डायलॉग लिखने वाला कौन है, म्यूजिशियन कौन है. आप सिंपली जाते हो, फिल्म देखते हो, और फिल्म जब आपको अच्छी लगती है फिर आप सारी दूसरी चीज़ें जानने की कोशिश करते हो कि आखिर इसका डायरेक्टर कौन था जिसने इतने अच्छे से इसे डायरेक्ट किया है. तो पहले आप फिल्म देखते हो, जब आपको अच्छा लगता है तब आप सारी दूसरी चीज़ें जानते हो.
उसी तरीके से हम सबसे पहले यहाँ पे स्टोरी पढ़ेंगे, और स्टोरी अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके बाद आप यहाँ पे जानने की कोशिश कर सकते हो कि इसमें कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ये एक अच्छा ड्रामा बन पाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम बाद में जानेंगे, पहले स्टोरी। तो एक्ट 1 हमारा स्टार्ट होता है। द स्टेज इज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर अ चेयर। ये जो थिएटर का स्टेज होता है जहाँ पे ड्रामा परफॉर्म होता है, आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, तो वो जो स्टेज है थिएटर का स्टेज, वो पूरी तरीके से खाली है, सिर्फ उस पर एक चेयर रखा हुआ है, एक कुर्सी रखा हुआ है। कैप्ट सेंटर स्टेज, और वो जो चेयर है स्टेज के सेंटर में रखा हुआ है। एंड अ टेबल ऑन स्टेज राइट, और स्टेज के दाहिने साइड में एक टेबल रखा हुआ है। तो एक चेयर है और एक टेबल है। और एट द बैक ऑन विच द भगवता एंड द म्यूजिशियंस सिट, और वो जो टेबल है साइड में रखा हुआ, और फिर पीछे में भगवत जो कि हमारा कैरेक्टर है वो पीछे में बैठा हुआ होता है, और वहीं पे जो म्यूजिशियंस हैं, मतलब जो म्यूजिक देंगे, वो सारे लोग भी पीछे में बैठे हुए हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द परफॉर्मेंस, हमारा जो ड्रामा का परफॉर्मेंस है वो स्टार्ट होता है। अब कैसे स्टार्ट होता है? अ मास्क ऑफ गणेशा इज ब्रॉट ऑन द स्टेज एंड केप्ट ऑन द चेयर। भगवान गणेश की एक मास्क लाया जाता है, मूर्ति लाई जाती है, और वो स्टेज पे रखा जाता है। ठीक है, स्टेज पे लाया जाता है और चेयर पे रखा जाता है, और फिर उसके बाद पूजा इज डन, उसके बाद पूजा किया जाता है। देखो, कोई भी शुभ कार्य हो, आप लोगों ने दूसरे सेमेस्टर में भी पढ़ा है कि जब भी कोई शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो वो जिस जगह से बिलोंग करता है उस जगह के कल्चर के अकॉर्डिंग वो भगवान को पूजा करता है, और भगवान से ये विनती करता है कि आप मेरे कार्य को सफल बनाना। अगर ये हिंदुइज्म से रिलेटेड है तो भगवान गणेश की पूजा होगी, भगवान विष्णु की पूजा हो सकती है, भगवान शंकर की पूजा हो सकती है। अगर ये क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हुई है तो वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का पूजा हो सकता है। अगर आप ग्रीक कल्चर को पढ़ोगे तो वहाँ पे अपोलो का पूजा हो सकता है। अगर आप इस्लाम के किसी वर्क को पढ़ोगे तो वहाँ पे भी किसी भगवान का पूजा हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी वर्क किस कल्चर से बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ के किसी भगवान की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे चूँकि ये बहुत हद तक हिंदुइज्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भगवान गणेश की पूजा की जाती है, और उनसे ऐसा विनती किया जाता है कि हमारा जो ये ड्रामा हो वो पूरी तरीके से सफल हो। द भागवत सिंग्स वर्सेज इन प्रेज ऑफ गणेश। अब यहाँ पे जो एक कैरेक्टर है भागवत, वो स्टेज पे जो है सो एक गाना गाता है। मतलब जब आप आरती गाते हो तो वो एक गाने के फॉर्मेट में होता है, वो पोइट्री फॉर्मेट में होता है। तो वो आरती कह लो बहुत हद तक गाया जा रहा है, किसका? भगवान गणेश का। अकम्पनीड बाय हिज म्यूजिशियंस, और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक देने वाले लोग हैं वो लोग भी साथ ही साथ म्यूजिक दे रहे हैं ताकि वो एक आरती में और ज़्यादा मधुर संगीत आ सके। देन द मास्क इज टेकन अवे, और इस प्रकार से वो जो है सो पूजा खत्म होता है और वो मूर्ति को वहाँ से ले जाया जाता है। अगर आप लोगों ने फिल्म कभी देखा होगा तो फिल्म का अगर आपने बैकग्राउंड कुछ देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है, वहाँ पे भगवान गणेश की पूजा की जाती है, और फिर जाके जो है सो उसका फिल्म शूटिंग स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट सारे फिल्म में ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, ड्रामा परफॉर्म करने से पहले भगवान की पूजा की जाती है। और कोई भी शुभ कार्य आप देखो तो दीप जलाया जाता है या फिर आरती की जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे वो पूजा संपन्न होता है। उसके बाद जो हमारा ये भागवत है ये अपने आरती को कंटिन्यू करता है, मतलब कि और ज़्यादा भगवान के बारे में कुछ गाता है। क्या गाता है? ओ एलिफेंट हेडेड हेडम्ब हुज फ्लैग इज विक्ट्री। अब यहाँ पे देखो, अगर आप गणेश जी के मूर्ति को देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि चेहरे पे एक हाथी का सूंड होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ओ एलिफेंट हेडेड, मतलब कि हे वैसे भगवान जिसका जो सर है वो हाथी का सर है। हेरम्ब, उनका नाम क्या है? हेरम्ब। गणेश जी के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, उनके बहुत सारे नामों से उन्हें पुकारा जाता है। एक नाम उनका हेरम्ब, हुज फ्लैग इज विक्ट्री। और गणेश जी को पूजा करने का मेन मकसद क्या होता है? कि हमें विजय प्राप्त हो। अगर आप ड्रामा करने से पहले गणेश जी की पूजा कर रहे हो तो इसका बेसिक पर्पस क्या है? कि आपका जो ड्रामा है वो पूरी तरीके से सफल रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। तो इनका जो फ्लैग है वो क्या है? विक्ट्री है, मतलब जीत है। फ्लैग मीन्स झंडा, प्रतीक क्या है भगवान गणेश का? तो जीतना इनका जो है सो मेन वो है।
एंड हु शाइन्स लाइक 1,000 सन्स। अब ये जो भगवान है ये हजारों सूर्य की तरह चमकते हैं। जैसे मेरे सामने एक सूर्य चमक रहा है, तो ऐसे ऐसे हजारों सूर्य जब चमकते हैं उतनी ज़्यादा चमक है किसमें? गणेश जी में। ओ हस्बैंड ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि, सीटेड ऑन अ माउस एंड डेकोरेटेड विथ अ स्नेक। अब ये जो गणेश जी हैं ये रिद्धि और सिद्धि के हस्बैंड हैं, ठीक है, और ये मूसा पे बैठते हैं, माउस पे बैठते हैं। और आपको स्टोरी पता होगा माउस का कि मूसा पे वो कैसे जाते हैं, ये सब स्टोरी आपको पता होगा बैकग्राउंड के लिए। और ये जो है सो खुद को डेकोरेट करते हैं कैसे? स्नेक से, सांप से। ओ सिंगल टस्क्ड डिस्ट्रॉयर ऑफ इनकम्प्लीटनेस, वी पे होमेज टू यू एंड स्टार्ट आवर प्ले। ओ सिंगल टस्क्ड, अब जो यहाँ पे हाथी का सूंड होता है गणेश जी में एक सूंड होता है, इसलिए कहा जा रहा है ओ सिंगल टस्क्ड डिस्ट्रॉयर ऑफ इनकम्प्लीटनेस। अब ये जो गणेश जी हैं हर वैसे चीज़ को ख़त्म कर देते हैं जो अधूरा हो, मतलब कि अधूरेपन को ख़त्म करने के लिए इन्हें जाना जाता है। अब ये कहते हैं वी पे होमेज टू यू। जब आप भगवान को पूजा करने जाते हो तो आप कुछ प्रसाद लेकर जाते हो, यानी चढ़ावा चढ़ाते हो, अपना जो श्रद्धा है वो आप ईश्वर के सामने चढ़ाते हो। तो यहाँ पे कहते हैं कि हम अपना चढ़ावा आपके सामने रखते हैं और हम अपने प्ले को स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आगे कहा जा रहा है, भागवत कहता है मैं विघ्नेश्वर, यहाँ पे गणेश जी का ही दूसरा नाम है विघ्नेश्वर, द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, मतलब कि जितने भी मुश्किलें आएंगी उन सभी को समाप्त करने वाले कौन हैं? गणेश जी हैं। हु रिमूव्स ऑल हर्डल्स एंड क्राउन्स ऑल इंडेवर्स विथ सक्सेस। जितने भी हर्डल्स आएंगे, जितने भी मुश्किलें आएंगी उन सभी को समाप्त करेंगे कौन? गणेश जी। और क्राउन्स, यानी कि क्राउन्स का मतलब क्या होता है? क्राउन का मतलब होता है मुकुट। जैसे राजा के सर पे जो मुकुट चढ़ाया जाता है उसी प्रकार से क्या होता है, जब आप अथक प्रयास करते हो, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो किसी चीज़ में, तो उस एफर्ट्स को मुकुट डालने वाला, उस एफर्ट्स पे मुकुट डालने वाला, उस एफर्ट्स को विजय में कन्वर्ट करने वाला, जीत में कन्वर्ट करने वाला कौन है? गणेश जी हैं। ब्लेस आवर परफॉर्मेंस नाउ, यहाँ पे गणेश जी से विनती किया जा रहा है कि आप हमारे इस परफॉर्मेंस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यानी कि ये सही से संपन्न हो जाए। हाउ इंडीड कैन वन होप टू डिस्क्राइब हिज ग्लोरी इन आवर पुअर डिसेबल्ड वर्ड्स। अब यहाँ पे कहते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि आप जानबूझ के ऐसा बोल देते हो कि मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे हैं आपके तारीफ के लिए। ये क्या है कि आप बिना कुछ बोले आप ये बता रहे हो कि आप इतने ज़्यादा लायक हो तारीफ के कि मेरे पास उतने ज़्यादा शब्द नहीं हैं। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान आपकी तो इतनी ज़्यादा ग्लोरी है, आपकी तो इतना ज़्यादा इज्जत है, मतलब आप इतने ऊपर हो कि हमारे पास उन सारी चीज़ों को व्याख्यान करने के लिए शब्द नहीं है, और हम अपने टूटे फूटे शब्दों से आपकी व्याख्या करें इतनी हम में ताकत नहीं है। एन एलिफेंट्स हेड ऑन अ ह्यूमन बॉडी, देखो एक हाथी का सिर मानव के सिर में ऐड किया गया, मतलब कि मानव का शरीर है लेकिन वहाँ पे सिर किसका है? सिर है हाथी का। अ ब्रोकन टस्क एंड अ क्रैक्ड बैली, और वो भी जो सूंड है हाथी का वो भी टूटा हुआ है। एंड अ क्रैक्ड बैली, टस्क मीन्स हाथी का दांत होता है, आगे का जो दांत होता है उसको टस्क कहते हैं। और क्रैक्ड बैली, अगर आपको पता है गणेश जी के बारे में तो उन्हें लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर कहने का सेंस ये होता है जिनका उदर बहुत बड़ा हो, उदर यानी कि पेट, बैली। चूँकि गणेश जी जो है सो बहुत ज़्यादा खाने के लिए जाने जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाते थे, इसलिए उन्हें लंबोदर कहा जाता था। तो क्रैक्ड बैली यानी कि जो ज़्यादा खाते हों। Whichever way you look at him, he seems the embodiment of imperfection। अब यहाँ पे ये जो भागवत है आगे कहता है कि आप चाहे जिस भी तरीके से गणेश जी को देखो वो ऐसा लगते हैं जैसे इनकम्प्लीट हैं। इनकम्प्लीट मतलब अधूरे हैं। किस सेंस में अधूरे कहे जा रहे हैं ये समझो। अगर आप दूसरे भगवान को देखोगे तो वो कंप्लीट हैं। क्यों कंप्लीट हैं? क्योंकि उनका पूरा जो शरीर है वो इंसान का है, मतलब जैसे इंसान का होता है उस प्रकार से है। लेकिन जब आप गणेश जी को देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शरीर इंसान का है लेकिन जो सर है वो हाथी का है। तो ये दिखलाता है कि ये अधूरापन है। अगर उनके पेट को देखो तो वो भी बैलेंस्ड नहीं है, वो ज़्यादा खाते हैं। उनके अगर टस्क को देखो तो टस्क भी टूटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा मालूम होता है कि जो गणेश जी हैं वो इम्परफेक्शन को कहीं ना कहीं
सिंबलाइज करते हैं। और इसके अलावा ऑफ इनकम्प्लीटनेस, और उनका जो एक ओवरऑल छवि है वो भी लगता है जैसे अधूरा हो। हाउ इंडीड कैन वन फैदम द मिस्ट्री दैट दिस वेरी वक्रतुंड महाकाय विथ हिज क्रुक्ड फेस एंड डिस्टॉर्टेड बॉडी। फैदम का मतलब होता है समझना। भागवत आगे कहता है कि कोई कैसे समझ सकता है कि गणेश जी के पीछे का जो ये मिस्ट्री है, जो छुपा हुआ मिस्ट्री है, उसको कोई कैसे समझ सकता है। वक्रतुंड महाकाय, ये भी उन्हीं का नाम है। और फिर आगे कहता है कि उनका जो फेस है वो भी टेढ़ा है, और उनका जो ओवरऑल बॉडी है वो भी बहुत हद तक डिस्टॉर्टेड है, यानी कि टूटा फूटा है, तोड़ा मरोड़ा हुआ है। मतलब एक जो पूरा अब बैलेंस्ड शरीर देखते हो वैसा कुछ आपको गणेश जी के शरीर में देखने को नहीं मिलेगा। इज़ द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ सक्सेस एंड परफेक्शन। हालांकि गणेश जी जो हैं वो मास्टर हैं, लॉर्ड हैं, किस चीज़ के, सक्सेस और परफेक्शन के। लेकिन फिर भी उनके आप खुद के छवि को देखो तो वो इनकम्प्लीट मालूम होते हैं, इम्परफेक्ट मालूम होते हैं। तो आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, सच्चाई क्या है, गुत्थी क्या है, वो हम लोग कभी नहीं जान सकते हैं। Could it be that this image of purity and holiness, this Mangal Murti, intends to signify by his very appearance that the completeness of God is something no poor mortal can comprehend? अब यहाँ पे जो भागवत है वो कहता है कि भगवान की खुद की जो छवि है वो अधूरी प्रतीत होती है। इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि भगवान रियलिटी में मतलब अधूरा ना हो, वो पूरा का पूरा हो, लेकिन इंसान उनके पूरे छवि को देख ही ना सके। मतलब भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये इंसान के वश की बात नहीं है कि इंसान भगवान की पूरी छवि को जान सके। और वो जो आधी छवि जो इंसान देख पाता है और जो आधी चीज़ें इंसान नहीं देख पाता है, वो हमेशा का हमेशा एक मिस्ट्री बनकर ही रह जाएगा। बी दैट एज इट में, भागवत आगे कहता है कि चलो इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, भगवान के बारे में सारी चीज़ें हम नहीं जान सकते, वो हमेशा मिस्ट्री ही रहेगा, लेकिन जैसा है वैसा ही सही। इट इज़ नॉट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री और ट्राई टू अनरेवल इट। ये हमारे लिए सही नहीं है कि हम इस मिस्ट्री को जानने की कोशिश करें और उसे समझने की कोशिश करें। नॉर इज इट विद इन आवर पावर्स टू डू सो, और ना ही ये हमारे वश की बात है कि हम इन सारी चीज़ों को जान सकते हैं। आवर ड्यूटी इज मेयरली टू पे होमेज टू द एलिफेंट हेडेड गॉड एंड गेट ऑन विथ आवर प्ले। यहाँ पे भागवत आगे कहता है कि हम बस इतना ही कर सकते हैं कि हम अपनी श्रद्धा भगवान के आगे व्यक्त करें, हमारा जो चढ़ावा है हम भगवान के आगे व्यक्त करें, मेरे अंदर जो प्यार है भगवान के लिए, मेरे अंदर जो भी प्रेम है ईश्वर के लिए, वो मैं व्यक्त करूं ईश्वर के सामने। हालांकि यहाँ पे गणेश जी के बारे में कहा जा रहा है। और हमारा जो काम है, नित्य काम है, जैसे कि यहाँ पे प्ले को परफॉर्म करना है, उसको जारी रखें। देखो यहाँ पे एक मोडालिटी, एक बेसिक लर्निंग आप अपनी लाइफ के लिए भी ले सकते हो कि ईश्वर को ना तो जाना जा सकता है, मतलब जैसे यहाँ पे भागवत कहता है कि आप ईश्वर को पूरी तरीके से जान ही नहीं सकते, वो हमारे वश की बात नहीं है। और सिंपली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ये हमारे वश की बात नहीं है, और आप अपने अंदर एक प्रेम रख सकते हो अपने ईश्वर के प्रति। आप प्रेम रखते हुए अपनी जो श्रद्धा है वो ईश्वर के सामने व्यक्त कर सकते हो, चाहे वो आप थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके करो या फिर बस विश्वास रख के कर सकते हो। तो आप अलग अलग तरीके से अपनी श्रद्धा ईश्वर के सामने रख सकते हो। और उसके अलावा जो आपका बेसिक काम है, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना, अगर आप टीचर हो तो पढ़ाना, जो भी आपके दूसरे काम है आप उनमें इन्वॉल्व रहिए, ठीक है। और उससे ज़्यादा आप ईश्वर को कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ईश्वर के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाना वेस्ट ऑफ टाइम है। दिस इज द सिटी ऑफ धर्मपुर रूल्ड बाय किंग धर्मशिला। देखो एक शहर है जिसका नाम है धर्मपुर। क्या नाम है? धर्मपुर। वहाँ का जो राजा है कौन है? राजा धर्मशिला। हुज फेम एंड एम्पायर हैव ऑलरेडी रीच्ड द एंड्स ऑफ द 8 डायरेक्शन। अब 8 दिशा होते हैं, ये आपको पता होगा। तो जो 8 दिशा होते हैं, उन 8 दिशाओं में जो है सो ये राजा धर्मशिला की जो ख्याति है वो फैली हुई है। मतलब 8 दिशाओं के जो लोग हैं वो सारे राजा धर्मशिला के ख्यातियों को जानते हैं। इनकी जो पॉपुलैरिटी है
वो हर एक दिशा में पहुंची हुई है, हर एक दिशा के लोग इनके बारे में जानते हैं। ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग छवि के राजा हैं। 2 youths who dwell in the city are our heroes। अब इसी शहर में 2 युवा रहते हैं जो हमारे इस प्ले के हीरो हैं। पहले का नाम है देवदत्त, दूसरे का नाम है पहले का नाम है देवदत्त। देवदत्त जो है एकदम कॉमली इन अपीयरेंस, मतलब काफ़ी प्यारा सा एक छवि है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये देखने में। और इसका जो कलर है फेयर इन कलर, देखने में गोरा सा है। अनराइवल्ड इन इंटेलिजेंस, मतलब इसकी जो बुद्धि है ऐसा मालूम पड़ता है कि इसको कोई द्वंद्व देने वाला ना हो, इसके कोई टक्कर में कोई ना हो, इतनी ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है। देवदत्त इज़ द ओनली सन ऑफ द रेवर्ड ब्राह्मण विद्यासागर। तो विद्यासागर का एक पुत्र है जिसका नाम है देवदत्त। विद्यासागर ब्राह्मण है तो देवदत्त भी ब्राह्मण हुआ। तो ये जो ब्राह्मण है ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसका जो कलर है वो गोरा है और इसकी जो इंटेलिजेंस है उसमें इसका कोई जोड़ा नहीं है। और इसके अलावा हैविंग फेल्ड द माइटिएस्ट पंडित्स ऑफ द किंगडम इन डिबेट्स ऑन लॉजिक एंड लव। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो देवदत्त है ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि पूरे साम्राज्य में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है जो इसको डिबेट में हरा सके। डिबेट किस टॉपिक पे होता है? लॉजिक एंड लव। हैविंग ब्लाइंडेड द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ हिज पोइट्री एंड विट। और ना केवल इंटेलिजेंस बल्कि इसकी जो कविता होती है वो कविता भी इतनी ज़्यादा विट से भरी हुई होती है कि कोई दूसरी पोएट इसके सामने एक अंधे समान है, मतलब कि अंधे पड़ जाते हैं। ये इतनी ज़्यादा इसकी पोइट्री में इतनी ज़्यादा चमक होती है कि दूसरे जो पोएट हैं वो अंधे हो जाते हैं, वो देख नहीं पाते हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी ये पोइट्री लिखता है। देवदत्त इज एज इट वर द एप्पल ऑफ एवरी आई इन धर्मपुर। एप्पल ऑफ एवरी आई, इट इज एन इडियम एंड इट मीन्स लव्ड बाय एवरीवन। एप्पल ऑफ एवरी आई इसका मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति है या कोई एक चीज़ है जिसे हर कोई पसंद करता है। तो देवदत्त एप्पल ऑफ एवरी आई है, यानी कि धर्मपुर में जितने भी लोग रहते हैं उस शहर में सारे लोग जो है सो देवदत्त को पसंद करते हैं। द अदर यूथ इज कपिल। अब जो हमारा दूसरा हीरो है उसका नाम क्या है? कपिल है। ही इज़ द ओनली सन ऑफ द आयरन स्मिथ लोहिता। अब देखो लोहिता नाम का एक व्यक्ति है जो लोहार है, उस लोहार का बेटा कौन है? कपिल है। हु इज़ टू द किंग्स आर्मरी एज एन एक्सल टू द चैरियट व्हील। अब ये जो लोहिता है कपिल के पिता, ये इकलौता लोहार है जो वहाँ पे जितने भी वो बनाए जाते हैं सुरक्षा कवच, जैसे कि योद्धा जब युद्ध लड़ने जाता है तो वो एक कवच पहनता है, तो उस कवच को बनाने का काम किसका होता है? लोहार का होता है। तो ये जो लोहिता है ये वो कवच बनाता है और ये लोहिता उस साम्राज्य के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि एक चक्के के अंदर जो उसकी धुरी होती है, जो सेंटर होता है, चक्के का जो सेंटर होता है वो पूरी चक्के को होल्ड करके रखता है। तो चक्के के अंदर जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसके धुरी की होती है उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस लोहिता की है उस साम्राज्य के अंदर, क्योंकि ये कवच बनाता है और ये हो सकता है कि एक्सपर्ट हो कवच बनाने में, और ये इतनी अच्छी कवच बनाता है कि अगर ये वहाँ पे ना रहे तो वहाँ पे जो सैनिक हैं जब वो युद्ध लड़ने जाएंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे जाएंगे अगर कवच उस लेवल का नहीं होगा तो। इसलिए लोहिता जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसके लिए? अपने साम्राज्य के लिए। ही इज़ डार्क एंड प्लेन टू लुक एट। अब ये जो कपिल है वो दिखने में कैसा है? काला है, डार्क है, एंड प्लेन टू लुक एट, येट इन डीड्स विच रिक्वायर ड्राइव एंड डेयरिंग, इन डांसिंग, इन स्ट्रेंथ एंड इन फिजिकल स्किल्स ही हैज़ नो इक्वल। अब देखो उसका जो हाव भाव है, उसका जो ओवरऑल छवि है वो काफ़ी सामान्य सा है, उसका जो कलर है वो काला है, लेकिन जब हम लोग ताकत की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। डांस करने में, नृत्य करने में उसका कोई जोड़ा नहीं है। और कोई भी आप शारीरिक शक्ति की बात कर लो, शारीरिक किसी भी स्किल की बात कर लो, उसमें इसका कोई भी जोड़ा नहीं है। जहाँ पे हम लोगों ने देवदत्त को देखा था तो वो दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पोइट्री लिखनी हो, चाहे डिबेट करना हो, तो उन सारी चीज़ों में देवदत्त का कोई जोड़ा नहीं है। वहीं पे कपिल को देखो तो कपिल जो है सो शारीरिक शक्ति में और
जो भी दूसरे स्किल्स हो सकते हैं, शरीर का इस्तेमाल करते हुए कोई भी काम करना हो, इसमें ये एक्सपर्ट है, इसका कोई भी जोड़ा नहीं है। अ स्क्रीम ऑफ टेरर इज हर्ड ऑफ स्टेज। अब ये देखो ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है मतलब ये कोई बोल नहीं रहा है, बल्कि ऑथर आपको बता रहा है कि क्या हुआ है। तो भागवत यहाँ तक जो है सो स्टोरी सुनाया था किसको, सारे ऑडियंस को जो सामने में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे क्या होता है कि अ स्क्रीम ऑफ टेरर इज हर्ड ऑफ स्टेज, मतलब ड्रामा चल रहा है। अभी तक क्या हुआ है मैं आपको सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक ड्रामा है जो परफॉर्म हो रहा है स्टेज पे, ठीक है। पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद भागवत स्टेज पे आता है और अपने दो हीरो के बारे में बताने लगता है। देवदत्त और कपिल दोनों का वो डिस्क्रिप्शन देता है। सारे लोग वहाँ पे बैठ के आराम से उस ड्रामे को सुन रहे हैं। तभी वहाँ पे क्या होता है, स्टेज के पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा आवाज़ होता है जैसे कि वो टेरर का आवाज़ हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा डर होता है उसमें। द भागवत फ्राउंस का मतलब भौंवे का तन जाना, ऐसे मतलब सकपका गया हो, बहुत ज़्यादा डर गया हो। क्विकली लुक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रीम। अब मान लो कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अचानक से उधर से कोई चिल्लाएगा, मैं तो उधर देखूंगा। कुछ वैसा ही होता है भागवत के साथ, वो अचानक से ऐसे देखता है उधर कि उधर कौन चिल्ला रहा है। देन कैरीज ऑन, फिर उसे लगता है कि नहीं मेरा ड्रामा तो डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए वो क्या करता है दोबारा से पॉइंट पे आता है और उस चीख को इग्नोर करता है। आगे बोलता है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो फिर ये भागवत कंटिन्यू करता है अपनी बातों को, स्टेज के बैकग्राउंड में जो भी हुआ उसको वो इग्नोर करता है। द वर्ल्ड वंडर्स एट देयर फ्रेंडशिप। अब देखो वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। देवदत्त और कपिल दोनों आपस में दोस्त हैं। अब ये जो पूरी दुनिया है ये आश्चर्यचकित होती है कि देवदत्त और कपिल की दोस्ती पे पूरी दुनिया जो है सो आश्चर्यचकित होती है। द वर्ल्ड सीज दीज टू यंग मैन वॉन्डरिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ धर्मपुर। जो भी लोग हैं वहाँ पे सारे लोग जो है सो इन दोनों दोस्तों को कई बार शहर के अंदर जो गली होती है उन गलियों में इनको घूमते हुए देखते हैं। हैंड इन हैंड, दोनों दोस्त हाथ में हाथ डाले। रिमेंबर्स लव एंड कुश, कई बार वो दोनों लव और कुश की बातें करते हैं या फिर राम एंड लक्ष्मण की बातें करते हैं, कृष्ण एंड बलराम की बातें करते हैं। सिंग्स टू फ्रेंड देयर वेयर वन माइंड वन हार्ट। और भागवत आगे कहता है, गाता है कि ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि दो दोस्त हों, लेकिन उनका जो दिमाग है, उनका जो हृदय है वो एक ही है। मतलब कि कई बार नहीं बोलते हैं कि दो जिस्म एक जान, मतलब कि शरीर तो दो है लेकिन जान एक ही है, मतलब दोनों एक दूसरे को अपना समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही दिमाग है और एक ही हृदय है, और ऐसा मालूम पड़ता है दो शरीर है लेकिन एक ही दिमाग है, एक ही हृदय है, दोनों आपस में इतनी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। फिर से यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर आता है, द स्क्रीम इज हर्ड अगेन। यहाँ पे भागवत नहीं बोल रहा है, ऑथर आपको बता रहा है कि उस स्टेज पे दोबारा से चीख की आवाज़ सुनाई देती है। द भागवत कैन नॉट इग्नोर इट एनी मोर। और चूंकि दोबारा से सुनाई देता है तो भागवत अब इसको इग्नोर भी नहीं कर सकता है। हु कुड दैट बी, भागवत कहता है कि आखिर ये कौन हो सकता है चिल्लाने वाला, क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस एट द वेरी आउटसेट ऑफ आवर परफॉर्मेंस। भागवत कहता है कि आखिर ये कौन है जो चिल्ला रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है हमारे ड्रामा के परफॉर्मेंस में। ओह इट्स नट आर एक्टर। तभी वो देखता है, उस तरफ देखता है कि आखिर यहाँ पे कौन है। वो देखता है कि ये तो एक्टर है, मतलब कोई एक्टिंग करने वाला एक एक्टर है। एक्टर को संस्कृत में कहते हैं नट, ठीक है। एंड ही इज रनिंग, फिर ये आगे कहता है ये एक्टर आखिर दौड़ क्यों रहा है। व्हाट कुड हैव हैपेंड आई वंडर। वो कहता है मैं सोचता हूँ कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है कि ये दौड़ रहा है। द एक्टर कम्स रनिंग इन, वो जो एक्टर है वो दौड़ता हुआ स्टेज पे आता है। ट्रेम्बलिंग विथ फियर, और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, थर्रा रहा होता है। ही रसेज ऑन टू द स्टेज, और भागते हुए वो स्टेज पे आता है। रन्स अराउंड द स्टेज वंस देन सीज द भागवत एंड ग्रैब्स हिम। पहले तो वो स्टेज की चारों तरफ दौड़ता है, फिर उसकी जो नज़र है वो भागवत पे पड़ती है और वो दौड़ के भागवत के पास आता है और भागवत को पकड़ लेता है। कुछ वैसा ही होता है जैसे कि मान लो आप छोटे से बच्चे हो, आप शाम में कहीं बाहर गए या फिर रात में आप बाहर गए घर के पीछे, वहाँ पे कुछ पेड़ हैं, आपको लगा कि वहाँ पे कोई भूत खड़ा है,
या फिर कोई है जो खड़ा है, आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, आप दौड़ के जाते हो अपनी मम्मी के पास, और जैसे ही आपकी मम्मी आपको दिखाई देती है आप अपनी मम्मी को ज़ोर से जकड़ लेते हो। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे है। वो जो एक्टर है वो डरा हुआ था और वो अपने डर की वजह से जो है सो भागवत को जाके पकड़ लेता है। एक्टर, सर भागवत सर। एक्टर कहता है कि सर भागवत सर। भागवत कहता है ट्राइंग टू फ्री हिमसेल्फ। पहले तो वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है ट व्हाट इज़ दिस। वो पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, व्हाट इज़ दिस। एक्टर कहता है सर ओ माई गॉड ओ माई गॉड। भागवत लेट मी गो आई टेल यू, मुझे जाने दो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेट मी गो, मुझे जाने दो। भागवत जो है सो खुद को छुड़ाता है, जैसे आप मम्मी के पास गए, मम्मी खुद को छुड़ाती है, आखिर बात क्या हुआ है, बात तो पहले बताओ, और खुद को छुड़ाती हैं। तो यहाँ पे जो भागवत है खुद को छुड़ाता है और कहता है पहले बात तो बताओ कि हुआ क्या है, नाउ व्हाट इज दिस व्हाट। एक्टर आई ओ गॉड। बेचारा बहुत ज़्यादा हकला रहा होता है, ग्रैब्स हिम अगेन, और दोबारा से पकड़ लेता है। भागवत लेट मी गो, मुझे जाने दो। द एक्टर मूव्स बैक। भागवत जो है सो दोबारा से उस एक्टर को छुड़ाता है और दूर करता है। जब अब वो जो एक्टर है वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। भागवत आगे कहता है कि तुम क्या बेतुका सा चीज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दिस शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग। आखिर ये मतलब तुम क्यों चिल्ला रहे हो, ये जो तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, इसका क्या मतलब है। इन फ्रंट ऑफ आवर ऑडियंस टू, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब। भागवत पूछता है एक्टर से, इवन तुम यहाँ पे जो हमारे सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, तुम इन सारे ऑडियंस के सामने क्यों चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम इतना हिम्मत कैसे कर सकते हो कि तुम हमें डिस्टर्ब करो, कि हमारा जो ड्रामा है उसको तुम डिस्टर्ब करो। एक्टर कहता है प्लीज़ आई एम सॉरी बट। एक तरफ तो वो माफ़ी मांगता है और दूसरी तरफ वो कुछ बताना चाहता है लेकिन कुछ बता ही नहीं पाता है। अब भागवत को लगता है कि कुछ सीरियस हो रहा है। भागवत थोड़ा सा जो है सो एकदम ठंडा पड़ता है और बहुत ही शीतलता के साथ वो पूछता है नाउ काम डाउन। मतलब पहले तो शांत करता है उस एक्टर को, नट को। देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ हियर। वो उसे समझाता है कि यहाँ पे कुछ भी डरने जैसा नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ। द म्यूजिशियंस आर हेयर। मैं भी हूँ, जो म्यूजिशियंस हैं, संगीतकार सारे यहाँ पे हैं, और यहाँ पे एंड देयर इज़ आर लार्ज हार्टेड ऑडियंस। सारे हमारे यहाँ पे बड़े दिल वाले जो है सो ऑडियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं। इट मे बी दैट दे फॉल asleep ड्यूरिंग अ प्ले समटाइम्स बट दे आर एवर अलर्ट व्हेन समवन इज इन ट्रबल। भागवत आगे कहता है कि यहाँ पे हमारे सामने मैं हूँ, मतलब स्टेज पे मैं हूँ, हमारे साथ संगीतकार हैं और यहाँ पे ऑडियंस भी बैठे हुए हैं, और ऑडियंस का जो हृदय है वो काफ़ी बड़ा है। हाँ, कभी कभी होता है कि प्ले देखने के दौरान, ड्रामा देखने के दौरान ऑडियंस सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब कोई भी मुसीबत में हो तो हमारे ऑडियंस जो है सो काफ़ी बड़े दिल वाले हैं, वो सामने आते हैं और लोगों की मदद करते हैं, उन्हें बचाते हैं। इसलिए तुम डरो मत। टेल अस, हमें बताओ, व्हाट इज़ द मैटर, मैटर क्या है। एक्टर पैंटिंग, ओह माई हार्ट। अभी जो है सो वो एक्टर हाफ रहा होता है, पता नहीं ऐसा क्या देख लिया है उसने, इट इज़ गोइंग टू बर्स्ट। वो बेचारा कहता है कुछ फटने वाला है, कुछ विशाल होने वाला है, क्या होने वाला है। भागवत सिट डाउन, सिट राइट। भागवत जो है सो उसे बिठाता है, बैठने के लिए कहता है, और फिर कहता है नाउ टेल मी एवरीथिंग क्वाइटली स्लोली। अब तुम मुझे बताओ, सारी चीज़ें बताओ, धीरे से बताओ और चुपचाप बताओ, मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्टर अब बतलाता है आई वॉज ऑन माई वे हेयर, आई वॉज ऑलरेडी लेट। एक्टर कहता है कि मैं जब यहाँ पे आ रहा था मैं ऑलरेडी लेट था। अब देखो, वहाँ पे जो ड्रामा परफॉर्म हो रहा है उसी ड्रामा का ये एक्टर है जो अपने घर से एक्टिंग करने के लिए यहाँ पे थिएटर में आ रहा था। क्योंकि वो ऑलरेडी लेट था इसलिए वो जल्दी में था। डिडंट वॉन्ट टू annoy you, so I was hurrying down when covers his face with his hands। अब ये कहता है कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ जब आ रहा था, तभी वो क्या करता है, अपना चेहरा छुपा लेता है ऐसे हाथ से, जैसे आगे बताने में उसे शर्म आ रही हो। भागवत कहता है यस यू वर हरिंग डाउन देन। भागवत कहता है आगे तो बताओ, आगे क्या हुआ, जब तुम यहाँ पे जल्दी से आ रहे थे फिर क्या हुआ। एक्टर कहता है आई एम शिवरिंग ऑन द वे यू सी आई हैड ड्रंक अ लॉट ऑफ वाटर दिस मॉर्निंग। एक्टर कहता है कि आज सुबह मैंने बहुत सारा पानी पी लिया था। माई स्टमक वॉज फुल, सो टू रिलीव माई सेल्फ।
अब वो जो एक्टर है वो कहता है कि आज सुबह मैंने बहुत सारा पानी पी लिया था। अब चूंकि पानी बहुत ज़्यादा उसने पी लिया था, इसलिए उसका जो पेट था वो पूरी तरीके से फुल हो चुका था। इसलिए वो खुद को राहत दिलवाने के लिए क्या करता है, भागवत कहता है वॉच व्हाट यू आर सेइंग, तुम क्या बोल रहे हो सोच समझ कर बोलो। क्यों? क्योंकि रिमेंबर यू आर ऑन स्टेज, तुम स्टेज पे हो, ये भूलो मत। एक्टर कहता है आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया। आई ओनली वॉन्टेड टू सो आई सेट बाय द साइड ऑफ द रोड। अब चूंकि एक्टर जो है सो बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था, इसके लिए उसे क्या करना होगा, ऑलरेडी वो ऑब्वियसली वो पी करने जाएगा। तो एक्टर कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आई ओनली वॉन्टेड टू, सिर्फ वो करना चाहता था। क्या करना चाहता था? पी। ठीक है, सो आई सेट बाय द साइड ऑफ द रोड, इसलिए एक्टर कहता है कि मैं रोड के साइड में बैठा। क्यों? पी करने के लिए। एंड वॉज अबाउट टू पुल अप माई धोती वैन, और ये कहता है कि मैं अपनी धोती खोलने ही वाला था, तभी क्या हुआ? भागवत कहता है क्या हुआ? एक्टर कहता है अ वॉइस, अ डीप थिक वॉइस, एक उसे आवाज़ सुनाई देती है जो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरी आवाज़ उसे सुनाई देती है। इट सेड हे यू देयर, क्या वो आवाज़ क्या कहता है? हे यू, तुम। डोंट यू नो यू आर नॉट सपोज्ड टू कमिट न्यूसेंस ऑन द मेन रोड, वो आवाज़ एक्टर से कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें रोड पे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। भागवत कहता है क्वाइट राइट टू, यू शुड हैव नोन दैट मच। अब भागवत एक्टर से कहता है कि हाँ, इतना आइडिया तो तुम्हें भी होना चाहिए, इतना ज्ञान तो तुम्हें भी होना चाहिए कि रोड के साइड में पी नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे पी वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्टर कहता है आई हाफ गॉट अप एंड लुक अराउंड, लुक्ड अराउंड। एक्टर कहता है कि मैं आधा खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है। नॉट अ मैन इन साइट, और मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। नो वन, कोई भी नहीं था वहाँ पे। सो आई वॉज अबाउट टू सिट डाउन अगेन, इसलिए वो जो एक्टर है वो दोबारा बैठने वाला था वहाँ पे। व्हेन द सेम वॉइस सेड, तभी वहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से वो आवाज़ सुनाई दिया। भागवत कहता है यस, क्या आवाज़? एक्टर यू इररिस्पॉन्सिबल फेलो, यू कांट यू अंडरस्टैंड यू आर नॉट टू कमिट न्यूसेंस ऑन द मेन रोड। वो आवाज़ क्या कहता है कि तुम इररिस्पॉन्सिबल फेलो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें जरा सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसमें इतना सा भी मोरालिटी नहीं है, इतना सा भी बेसिक मैनर नहीं है कि रोड साइड में ये सारी चीज़ें नहीं की जाती हैं। आई लुक्ड अप, अब ये जो एक्टर था दोबारा से जब इसको आवाज़ सुनाई देती है तो ये देखता है खड़ा होके कि कौन है। एंड देयर इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द फेंस, और तभी ये देखता है कि रोड के उस तरफ एक कोई खड़ा था। भागवत पूछता है कौन था? एक्टर कहता है हॉर्स, एक घोड़ा खड़ा था। भागवत कहता है क्या, घोड़ा खड़ा था? एक्टर कहता है अ हॉर्स एंड इट वॉज टॉकिंग, हाँ, एक घोड़ा खड़ा था और वो घोड़ा बातें कर रहा था। भागवत कहता है व्हाट डिड यू हैव टू ड्रिंक दिस मॉर्निंग, आज सुबह तुमने क्या पिया था? इसे लगता है कि वो कोई शराब पिया होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। एक्टर कहता है नथिंग, मैंने कुछ नहीं पिया। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ भागवत सर, आई हैवेंट बीन नियर टॉडी शॉप फॉर अ होल वीक। ये कहता है कि एक सप्ताह से मैं तो एक भी बार किसी भी ताड़ी की दुकान पे नहीं गया। क्योंकि ये स्टोरी बहुत पहले की है तो उस समय शराब वगैरह नहीं था, ताड़ी की ही बात होगी यहाँ पे। ताड़ी ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे। तो ये कहता है कि मैं एक सप्ताह से किसी भी शराब के दुकान पे या फिर मद खाना पे ये नहीं गया है। आई डिडंट इवन हैव मिल्क टुडे, और ये कहता है आज तो मैंने दूध भी नहीं पिया था। भागवत कहता है परहैप्स आर योर लिवर इज सेंसिटिव टू वाटर। भागवत कहता है कि अगर तुमने कुछ भी मदपान नहीं किया है तो शायद तुम्हारा जो शरीर है वो पानी से भी सेंसिटिव है, यानी कि पानी पीने की वजह से तुम्हारा जो शरीर है वो मद जैसा असर तुम्हारे शरीर पे हो रहा है। देखो ये कटाक्ष किया गया उस पर कि जब तुमने कुछ भी नहीं पिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि तुम पानी पिए इसलिए तुम्हें शराब का जो है सो तुम्हारे शरीर पे असर हुआ। एक्टर डेस्परेट, अब ये एक्टर जो है सो थोड़ा सा खुन्नस के साथ बोलता है प्लीज बिलीव मी, मुझ पर विश्वास कीजिए। आई सॉ इट क्लियरली, इट वॉज अ हॉर्स एंड इट वॉज टॉकिंग। अब वो कहता है कि प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने क्लियरली देखा वो एक घोड़ा था और वो घोड़ा बातें कर रहा था।
भागवत रिजाइंड, इट्स नो यूज कंटिन्यूइंग दिस नॉनसेंस। भागवत को लगता है कि ये क्या बेकार की बातें कर रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो कहता है कि नहीं, ये बेकार की बातें करना बेवकूफ़ी है, छोड़ो ये सब हटाओ। सो यू सॉ अ टॉकिंग हॉर्स, वो कहता है तो तुमने एक घोड़े को बातें करते हुए देखा। गुड, नाउ गो एंड गेट मेड अप। और वो उससे कहता है कि हाँ ठीक है, हमने मान लिया कि तुमने घोड़े को बातें करते हुए देखा, अब ठीक है, अब जाओ तुम और जल्दी से मेकअप अप्लाई कर लो। मतलब कि अपना जो गेटअप है कैरेक्टर का उसको तुम लो और जल्दी से एक्टिंग करने के लिए आओ। एक्टर, मेड अप। एक्टर कहता है मेड अप, आई फॉल टू योर फीट सर, आई कांट। एक्टर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो कहता है कि मैं मेकअप करके आऊँ, मुझसे अभी एक्टिंग होगी, ऐसा कदापि संभव नहीं है, मैं अभी आपके चरणों में गिरा, मतलब मुझसे अभी एक्टिंग होगी ही नहीं। भागवत, नाउ लुक हेयर। भागवत कहता है कि अब तुम मेरी तरफ देखो। एक्टर, प्लीज सर, ही होल्ड्स अप हिज हैंड्स, इट्स ट्रेम्बलिंग। अब देखो एक्टर जो है सो भागवत को कहता है, अपनी हाथ ऊपर करता है और उसको दिखाता है, देखिए मेरे जो हाथ हैं वो थर थर काँप रहे हैं। यू सी सर, आप देख रहे हैं मेरे हाथों को। हाउ कैन आई होल्ड अप अ स्वॉर्ड विद दिस, मैं अपनी इन हाथों से तलवार को कैसे पकड़ूं। हाउ कैन आई फाइट, मैं कैसे लड़ सकता हूं। अब देखो वो जो ड्रामा परफॉर्म हो रहा था वहाँ पे लड़ने का सीन होगा, तो अपने थरथराते हुए हाथों से वो एक्टर जो है सो परफॉर्म नहीं कर सकता है, और यही बात है वो कहता है। अब जरा सा भागवत सोचता है और कहता है, वेल देन, ठीक है फिर, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन लेफ्ट, कि अगर तुम एक्टिंग नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचा है, तुम वापस जाओ। एक्टर कहता है, वापस जाऊं, कहाँ। भागवत, बैक टू दैट फेंस, तुम उसी जगह पे वापस जाओ जहाँ पे have another look and make sure for yourself that whoever was talking it couldn't have been that horse, कि तुम उस जगह पे दोबारा से जाओ और तुम श्योर होके आओ कि वहाँ पे चाहे कोई भी बोल रहा हो लेकिन वो घोड़ा तो नहीं हो सकता, कि घोड़ा इंसानों जैसे बात करे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एक्टर कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। भागवत कहता है, नट। एक्टर कहता है, नहीं मैं नहीं जा सकता। भागवत कहता है, इट्स एन ऑर्डर, ये मेरा आदेश है कि तुम वहाँ पे जाओ। एक्टर कहता है, क्या मुझे सच में जाना होगा। एकदम गुजारिश करने लगता है, विनती करने लगता है। भागवत कहता है, हाँ तुम्हें निश्चित जाना होगा। फिर एक्टर कहता है, द भागवत टर्न्स टू द ऑडियंस एंड स्टार्ट्स सिंगिंग। एक्टर कहता है, सर, मतलब वो दोबारा से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है, और इधर जो भागवत था वो ऑडियंस की तरफ मुड़ जाता है और अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहता है। भागवत कहता है, टू फ्रेंड्स देयर वेयर। भागवत जो है सो अपनी कहानी ऑडियंस को सुनाना चालू रखता है। कहता है, दो दोस्त थे वहाँ पे, वन माइंड वन हार्ट, जिनका दिमाग एक था, जिनका हृदय एक था। तभी वो उसकी नज़र जो है सो एक्टर पे पड़ती है। वो एक्टर से कहता है, आर यू स्टिल हेयर, मतलब तुम अभी तक यहीं हो, तुम गए नहीं। द एक्टर गोज आउट लुकिंग एट द भागवत। अब वो जो एक्टर है वो भागवत की तरफ देखते हुए जाने लगता है, होपिंग फॉर अ लास्ट मिनट रिप्रीव, इट डजंट कम। और जब वो जाने लगता है तो वो लगातार एकटक देख रहा होता है भागवत को ही, इस उम्मीद में कि शायद भागवत उसे मना कर दे कि नहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुअर बॉय, गॉड अलोन नोज व्हाट ही सॉ। भागवत आगे कहता है, बेचारा लड़का, भगवान ही जाने इसने क्या देख लिया है। एंड व्हाट ही टुक इट टू बी, और इसने क्या समझ लिया। देयर इज ट्रूथ फॉर यू। और फिर वो कहता है कि इसके पीछे एक सच्चाई होगी। सच्चाई ये क्या है कि ये प्योर इल्यूजन होगा, मतलब वो निश्चित रूप से भ्रम होगा। सामने में कुछ और हो लेकिन आपके दिमाग को लगे कि कुछ और है, तो ये क्या है, भ्रम है। और जब भी कोई कहता है कि हमने भूत देखा तो हम लोग सिंपली कह देते हैं कि ये भ्रम होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भ्रम ही होता है। बाकी बचे हुए टाइम में क्या होता है नहीं पता हम लोगों को, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये कह देते हैं कि ये तुम्हारा भ्रम होगा, सामने में कुछ और रहा होगा और तुम्हें वो भूत लगा होगा या फिर कुछ और लगा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भागवत कह देता है कि ये भ्रम है। सिंग्स, टू फ्रेंड्स देयर वे वन माइंड वन हार्ट। और वो दोबारा से ऑडियंस की तरफ घूम जाता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है कि दो दोस्त थे, एक हृदय था एक दिमाग था। तभी वहाँ पे स्टेज पे, ये ब्रैकेट में कहा जा रहा है, स्टेज पे दोबारा से क्या होता है, स्क्रीम इन द विंग्स, द एक्टर कम्स रशिंग इन। अब देखो दोबारा से स्टेज पे जो है सो एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है। एक्टर जो है सो दोबारा से दौड़ते हुए स्टेज पे आता है और कहता है, नाउ लुक हेयर। भागवत से कहता है कि अब देखिए इधर, इधर देखिए। एक्टर, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग। ये जो है सो आ रहा है, स्टेज पे आ रहा है। अब कौन सी चीज़ स्टेज पे आ रहा है,
क्या स्टेज पे आ रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो चीख रहा है। चीख तो चलो एक्टर रहा है, उसने कुछ देखा है इसलिए वो चीख रहा है, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक्टर कह रहा है कि स्टेज पे आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और आई होप इट वॉज इंटरेस्टिंग इनफ। तो अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो स्टेज पे आ रही है, क्या ये सच में वो घोड़ा है जो बोल सकता है, आखिर बात क्या है, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।